एल्बम सॉन्ग्स वो पापा के प्रमोशन हेतु फिल्म सितारे उतरे सूरत में। कार्यक्रम में गदर फिल्म अभिनेता मनीष बंधावा, मनोज देसाई, प्रमुख सिनेमा एसोसिएशन मराठा मंदिर, बेटियों को गोद लेने उनका निर्वहन करने हेतु समाज में संदेश देती एल्बम सॉन्ग। गैलेक्सी जेमिनी 8 थिएटर के मालिक हमारे मनोज देसाई साहब हमारे बीच पधार चुके हैं, जो बॉम्बे से विशेष तौर से 20 साल के बाद करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। हमारे देसाई साहब का मंच पर आने के लिए आमंत्रण करता हूँ। साथ में हमारे सुभाष जी डावर जो एक प्रोड्यूसर भी है, एलायंस मशीन के एम्ब्रॉयडरी मशीन के व्यापारी भी हैं, ये हमारे साथ पधारे हैं। सूरत शहर के नसर देसाई के ईश्वर फार्म कैनाल रोड पर ओ पापा नामक संगीत एल्बम को जनता के बीच लाने के प्रयास से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, जिसमें पत्रकारों के बीच अभिनेता मनीष बांधवा और मुंबई के मराठा मंदिर और गेटी सिनेमा के मालिक मनोज देसाई, प्रमुख सिनेमा एसोसिएशन स्वर्गीय मनमोहन देसाई के सुपुत्र तथा सूरत की गलियों में सब्जियों के विक्रेता और मशहूर गायक अरुण कुमार निकम द्वारा रचित ओ पापा एल्बम सॉन्ग्स को प्रदर्शित करने हेतु प्रेस वार्ता में शामिल रहे तथा पत्रकारों को संबोधित करते हुए बेटियों को गोद लेने और उनका निर्वहन करने के उद्देश्य से बनाई गई एल्बम को समाज में एक नया संदेश देती हुई एल्बम को जनता के बीच लाने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। एल्बम के प्रमोशन हेतु सुपरहिट फिल्म गदर 2 के खलनायक तौर पर अभिनय करने वाले अभिनेता मनीष बांधवा और मुंबई के मराठा मंदिर और गेटी सिनेमा के मालिक मनोज देसाई, गणपति भाई कोठारी मुख्य मेहमान रहे। कार्यक्रम में नौसद भाई देसाई के सुपुत्र भावनाबेन पटेल, रितुबेन पंडित, लहर सोलंकी, अमृता भारती, नंदकिशोर अग्रवाल, एल्बम में छोटी बच्ची का रोल अदा आस्था जैन ने किया था तथा प्रोड्यूसर राजू भाई सुरती, जयेश भाई मास्टर आदि सभी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के बीच मौजूद रहे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं नसर देसाई जी के फार्म, ईश्वर फार्म में आपको लेके चलते हैं, दिखाते हैं वहाँ की रूपरेखा कि किस प्रकार से चल रही है वहाँ पर प्रेस वार्ता। इतनी बढ़िया एक्टिंग की है इस फिल्म में, आपने देखा होगा। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शहर में। थैंक यू, आप पधारे। और अब मैं चर्चा करूंगा जिस विषय के लिए हम यहाँ, ये कमाल के बंदे हैं, इनका कोई मुकाबला नहीं है। मैं इनको बहुत टाइम से जानता हूँ। सब्जी का इनका व्यापार रहा है शुरू से ही, और ये मेरे घर पे भी बहुत बार आते रहे, इसी के लिए कि मैं फिल्मों का शौकीन हूँ। आज से 10-12 साल पहले जब मेरी फिल्में बन रही थी तब ये मेरे घर आते थे और इनको बहुत शौक था। छोटी छोटी कहानियां लिख के लाते थे, कभी कोई गाना लिख के लाते थे और बोलते थे कि मुझे भी फिल्मों में जाने का शौक है। धीरे धीरे मैंने देखा कि कमाल का शौक है इनका और इतने टैलेंटेड है। मुझे ध्यान है जब हेरा फेरी 2 फिल्म रिलीज हुई थी, रिलीज होने के कुछ दिन बाद ही इन्होंने एक स्टोरी लेके आए मेरे पास, हेरा फेरी 3, और मुझे बोलते हैं कि मैं हेरा फेरी 3 लिख के लाया हूँ, इसके बाद की स्टोरी ये मैं बनाऊंगा। ये बहुत टैलेंटेड हमारे अरुण जी हैं। उन्होंने वक्त के साथ साथ बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स, ऐसी वीडियो एल्बम बनाई, हमने इनका भरपूर साथ दिया। मुझे याद है एक हमेशा से इच्छा रही है, तो इन्होंने मुझे बोला कि सोनू सूद के ऊपर मुझे एक सॉन्ग बनाना है, क्योंकि कोरोना में उन्होंने इतने अच्छे काम किए थे, तो उनके ऊपर फिर इन्होंने एक सॉन्ग लिखा और जिसको मैंने प्रेजेंट किया था, और हम सोनू सूद जी के वहीं पे जाके ही हमने उसको लॉन्च किया था। बहुत सुंदर गीत था वो और बहुत बढ़िया इन्होंने फिल्माया था। आज फिर ये लेके आए हैं बेटी के ऊपर ये वीडियो एल्बम, जो जिसमें इन्होंने खुद एक्टिंग भी की है, इन्होंने डायरेक्शन भी किया है, और एक समाज के लिए एक बहुत सुंदर मैसेज लेके आए हैं कि कैसे एक अनाथ बच्ची को इन्होंने अपनाया है उसके अंदर, और फिर एक समाज को एक शिक्षा दी है कि हम सबको कुछ ना कुछ इस तरह का करना चाहिए
ताकि समाज में उन गरीब बच्चों का उत्थान हो। तो आज इसका प्रीमियर है, आज इसकी स्क्रीनिंग है, आज वो लॉन्च होगी और मैं अपने मेहमानों से आग्रह करता हूँ कि इसके लिए थोड़ा सा प्रकाश डालें इन पे। थैंक यू। मनोज जी को मैं एक पिक्चर बनाई थी अफगानिस्तान में, बहुत बड़ा सपना था और पिक्चर बनाना बहुत डिफिकल्ट था, तो वॉर चल रहा था, तो नाम था उसका खुदा गवाह। अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी डबल रोल, बहुत प्यार से बनाई और बहुत अच्छी तरह से बनाई। और उस वक्त जो जज्बा था या उस वक्त जो स्पिरिट था मैंने एक्चुअली हूबहू उससे ज़्यादा स्पिरिट हमारे रूम में देखा है। और मैं लिख के देता हूँ, 2 वीडियो सॉन्ग उनके मुकम्मल हुए हैं, मैं लिख के देखता हूँ। आगे चल के डॉक्यूमेंट्री से छोटी शॉर्ट स्टोरी, वेब सीरीज, और उसके बाद एक दिन आएगा कि सलमान के साथ ये पिक्चर बनाए गए, वो उनकी दिली ख्वाहिश है। मेरा इत्तेफाक से यहाँ आने से एक दिन पहले सलमान से मेरी मुलाकात हुई। हमारे गेडी गैलेक्सी में उनका प्रमोशन था, उनकी जो पिक्चर आ रही है अभी मेरे ख्याल से दिवाली में, टाइगर 3, तो उसी सिलसिले में वर्क कटरीना दोनों मैंने अरुण जी के बारे में खास बात की। वो बोले मनोज कभी भी मिल ले, मैं पहले सुन लूँ और मैं बिल्कुल हाँ बोल दूँ। क्या बात। तो ये एक और मैं बोल सकता हूँ कि एक और अपॉर्चुनिटी आई है अरुण को, और उनको ये अपॉर्चुनिटी पे वर्क करना चाहिए। वचन मेरा है कि सलमान काम करेगा। अभी मुझे कहते हुए फख्र है, मुझे भी एक बेटी है, मैंने उसकी बार बेटे की कोशिश नहीं की। ये नहीं कभी सोचना कि कोई बेटा खराब होता है, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि बहू के आने के बाद माँ बाप की तरफ थोड़ा उसका ध्यान कब हो जाता है। कब बेटी अगर माँ या बाप कोई भी बीमार हो, ससुराल से भागी चली आती है, वो पूछती है क्या हुआ है आपको, आप ठीक है कि नहीं। इतना बेटी और बेटे के अंदर फर्क होता है, जो मैं आप सबसे बताना चाहता था। और मेरा मुकम्मल कहना अरुण जी की तरफ से है, अरुण निगम जी की तरफ से है कि उसी के ऊपर वो डे नाइट वर्कआउट कर रहे हैं। शाम बहुत बड़ा है, उनका सम्मान बड़ा है। थैंक यू वेरी मच। मैं बरीज जी की तरफ जाऊंगा अभी। वो मेरे परम मित्र में से एक है, बंदा है, इसको कोई तकलीफ नहीं हुई है, ही हैज डन अ वेरी गुड जॉब, और मैं मेरे ख्याल से माइक अभी उन्हीं को देना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, मनोज सर। अरुण जी वगैरह बॉम्बे गए थे इनके गेडी गैलेक्सी सिनेमा हॉल में, इन्होंने हमारे को इतना सम्मान दिया, छोटे आदमी है, इनके सामने कुछ भी नहीं, लेकिन इतना सम्मान दिया कि पूरे स्टाफ को हमारे सामने खड़ा कर दिया साथ में कि भाई हमारे सूरत से बंदे आए हैं, इनका विशेष ख्याल रखना। सन्नी देओल साहब वहाँ पधारे थे, उनके भाई आए थे, हीरोइन आई थी, सबको बोला कि हमारे सूरत से आए विशेष गेस्ट है, इनका ध्यान रखना, उनके पास में खड़ा रहे, हमारे को फोटो खिंचवाना और खिंचवाना, बड़ा ध्यान दिया सर ने हमारा। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और नमस्कार गुजरात, हिंदुस्तान सब लोग। मैं फिर से आ गया, अभी कुछ दिन पहले आया था। ये अरुण जी ही हैं जिनका प्यार है, मुझे बार बार खींच ले आते हैं। उसके बाद मैंने कहा कि सुभाष जी हैं, वो ऐसा कुछ कर रहे हैं, आ जाइए। मैं फिर आ गया। अब उन्होंने कहा कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मुझे लगता है मैं सूरत के चक्कर हर हफ्ते कुछ ना कुछ करता हूं। लेकिन इस बार जो ये इनका मोटो है जो यहाँ बुलाने का, वो बहुत कमाल है। जैसे सर ने कहा, मनोज जी ने, कि लड़की, और जो मुझे इसमें एहसास हुआ वो लड़की तो है ही कि लड़की को हम बहुत कम आंकते हैं, बहुत छोटा आंकते हैं। अभी नवरात्रि है, हम जय माता दी करते हैं, हर चीज करते हैं, लेकिन उसको सबके पीछे रख देते हैं। तो ये जो इनकी कोशिश है वो बहुत ही कामयाब है, बहुत कमाल की है। मैं आपको मतलब मुझे लगता नहीं है, शायद मैं पूछ सकता हूँ कि आप में से किसी ने ये गाना सुना है या देखा है बाई चांस? नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये गाना हम यहाँ बैठे हैं इसीलिए अच्छा नहीं है, ये सच में अच्छा है। ये बहुत सुंदर गाना है और इसे आप ध्यान से सुनिएगा और लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, जिसकी वजह से हम यहाँ आज मिले हैं, ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। हमारा मेन मकसद भी यही है जो अरुण जी ने गाया है, और मैं तो फैन ही हो गया उनका। और जो एक और कोशिश है इनकी कि लड़कियों को एक साथ इकट्ठा करना, उनको अडॉप्ट करना, अनाथ आश्रम, जो इनको अनाथ आश्रम बंद करवाने हैं, जो इनके पीछे पड़े हैं ये,
और ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कों के लिए भी है ऑफ कोर्स, क्योंकि ये जब नहीं होंगे, हम कितने लोग हैं जो कोशिश कर सकते हैं कि अडॉप्ट करें। क्या मैं अपने आप से पूछूं शीशे में देखकर कि क्या मैं सच में किसी बच्चे को अडॉप्ट कर पाऊंगा? ये सवाल शायद हम सबके लिए तो शायद ये मुश्किल हो जाता है, हमारे मुंह से जल्दी हाँ नहीं निकलती है, लेकिन इतनी कमाल की कोशिश है इनकी। अरुण जी कमाल है। और सर जो यहाँ बैठे हैं, इन्होंने कहा कि उन्होंने भी कहा कि जो हीरो है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कौन से ये आपका आशीर्वाद है, आपका प्यार है जो मुझे इस जगह फिर से ले आया और गदर में आपने मुझे पसंद किया। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं यही कहूँगा कि हम वहाँ चलें और जल्दी जल्दी उस स्क्रीन पर वो गाना देखें जो मैं फिर से देखने के लिए बेताब हो रहा हूँ। थैंक यू, हमारे को इतना आशीर्वाद दिया, इतना हमारे को शुभ समाचार दिया, हमारे लिए बढ़िया बात है। अब मैं हमारे इस बंगले के, इस जमीन के मालिक नेसिर देसाई साहब के भतीजे श्री रवि जी से हाईली ऑब्लाइज। आप सभी मित्र यहाँ पे काफी बार आए हैं कुछ और पर्पज से, और आज जो पर्पज से आए हैं, जो कॉज के लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं, आई एम ऑब्लाइज कि जो हमारा घर है उनमें मनोज सर, दावर सर और मनीष सर आए हैं और आप सब लोग आए हैं। वी फील हाईली ऑब्लाइज कि ये कॉज के लिए यहाँ पे कुछ अच्छा एक कोशिश हो रही है। थैंक यू। यहाँ पे सब पधारे उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हमारे ये जो मतलब एक भगवान के, मतलब हम लोग भगवान को मानते हैं, तो ये सच्ची में इंसानियत में जो भगवान छुपे हैं वो यहाँ पे रियली हमें दिख रहा है। और मैं थैंक यू सो मच, मैं भाई से बोलना चाहता हूँ, अरुण भाई ने मुझे साथ रखा और मुझे ये लायक समझा कि भाई आप इसमें मेरे को थोड़ा ये सपोर्ट करो, जरूरत है। कदम कदम पे मैं आपके साथ हूँ अरुण जी, और बहुत अच्छा लगा मुझे कि अरुण भाई ने ये गाना जब वो पापा करके लाए, मैं सच में अंदर से मैं एक्चुअली भगवान को तो नहीं देखा हूँ, मैं मानता भी नहीं हूँ एक्चुअली अपना, ये मेरे पापा को वो समान देखता हूँ। तो मुझे सही में अरुण जी ने वो पापा जो ये दिया है बहुत। अरुण के साथ जो हम सपोर्ट कर रहे हैं, साथ में रहते हैं और 15 साल से हमारी दोस्ती है। हेलो, और हमेशा मैं उसके साथ हूँ, कोई साथ नहीं था तब से मैं उसके साथ हूँ, और हरदम वो मुझे बोल रहे हैं कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, और मैंने भी उसको प्रॉमिस दे दिया है कि मैं भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और ये जो हमारे गेस्ट बन के आए हैं उसके मैं नमस्कार करता हूँ, और अतिथि देवो भव कहेवाय ने भगवान ना रूप थी आज खुद ब्रह्मा विष्णु महेश ની જેમ જે બેઠા છે, હકીકતમાં આમ દિલ ધક ધક થાય છે, ગુજરાતીમાં કહેવત છે ને। નમસ્કાર, વંદે માતરમ, ભારત माता की जय। उसकी फैमिली मेरी फैमिली एक है। मैंने कई जगह उसको आजमाया, कई जगह पे मैंने उसको ऐसी जगह भेजा जहाँ वो सक्सेस नहीं मिल रही थी। आप यकीन नहीं करेंगे, वहां से वो सक्सेस लेके आए। वो बाहर निकलते, नीचे उतरते ही मेरे को बोला, सर मेरी बात हो गई उनसे, अब आप जरा बात कर लीजिए। तो ये जो होश होता है, ये जो धकस होती है, यही चीज इंसान को आगे लाती है। ये तो इतना जरूरी नहीं है, वो अभी हमारे में से किसी ने बताया। उसके ऊपर आएगा एनी चॉइस फिल्म्स के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर आएगा गाना, आप देखना। वो पापा, इस बच्चे ने काम किया, इस बच्ची का। मेरा नाम है अरुण कुमार निकम, मैं एक राइटर, डायरेक्टर और सिंगर भी हूँ। और इस कहानी का मतलब, इस सॉन्ग का टाइटल है वो पापा। सॉन्ग का टाइटल है वो पापा। इस कहानी की जर्नी ये है कि 8 साल पहले की बात है कि मुझे रास्ते में बारिश के अंदर एक बच्ची मिलती है जिसका नाम रहता है आस्था। आस्था जो है, इसको कोई मजबूरी में छोड़ के जाता है, तो मैं उसको लेकर आश्रम जाता हूँ कि उस टाइम पे मैं बैचलर रहता हूँ। 8 साल के बाद मेरी शादी हो जाती है। मेरी शादी होने के बाद में हम आस्था को अडॉप्ट करते हैं। अडॉप्ट करने के बाद एक दिन मेरी वाइफ मेरे को सवाल पूछती है कि आस्था जैसी बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं कि जिनको माँ बाप के सच्चे प्यार की ज़रूरत है। तो उसके बाद में नैशद भाई देसाई जी से मैं कांटेक्ट करता हूँ, और नैशद भाई देसाई जी अपनी टीम को बुलाकर एक मुहिम चलाते हैं, जैसे कि गुजरात के जितने भी मतलब अनाथ आश्रम हैं वो उनको अडॉप्ट कर लेते हैं। और गुजरात
के आश्रम अडॉप्ट होने के बाद में राजस्थान के जितने भी बिजनेसमैन हैं वो आश्रम को अडॉप्ट करते हैं। इस तरह से धीरे धीरे 38 स्टेट के जो मतलब अनाथ आश्रम लोग पूरी तरह से अडॉप्ट हो जाते हैं और एक बेटियों को माँ बाप का प्यार मिलने की शुरुआत हो जाती है। एक ये कहानी का ब्रीफ है। अनाथ आश्रम बंद करना चाहते हैं? नहीं सर, नहीं, ऐसी बात नहीं है। लोग एडॉप्ट कर लेंगे तो अनाथ आश्रम बिल्कुल बिल्कुल। आपका संदेश क्या है लोगों को? बस मेरा संदेश तो ये है कि जो अनाथ बेटियां हैं उनको माँ बाप का प्यार मिले, क्योंकि वो अपनी मजबूरियां बताए तो किसको बताए, बस ये मेरे बताना चाहता हूँ। सर, आज़ादी के इतने वर्ष हो जाने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में जैसे फिल्म और मीडिया समाज का आईना होता है, इस समाज के आईना में जो पूरी फट उतारनी चाहिए, कभी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेंसर की कैंची जहाँ लग जाती है तो ऐसे में जनता और समाज तक तो हमारी बातें और जनता की बातें जनता तक पहुँचाया कैसे जाए, इसके लिए क्या है? मेरे ख्याल से CBFC को पता चले, CBFC सेंसर बोर्ड फिल्म उसको ये पता चल गया है कि अभी कैंची चलाना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। OTT पे जो हो रहा है आजकल वो तो XX के मौके हो रहा है और हम सब बहुत बड़ी इज्जत से देखते हैं OTT को। तो जब वहाँ सेंसर बोर्ड कोई जगह पे बीच में नहीं आता, यहाँ भी नहीं आना चाहिए सेंसर बोर्ड को। इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम ही सेंसर बोर्ड छोड़ दे पिक्चर को। जहाँ जहाँ पिक्चर के कट्स दे रहे हैं वहाँ कट्स दे रहे ही है। जैसे पठान में 27 कट थे, लेकिन फिर भी पिक्चर बराबर चली। CBFC को ये देखना चाहिए कि कट कहाँ दे रहा है। दे शुड बी सिंसियर टू द फिल्म। फिल्म अगर रिवाइजिंग कमेटी में जाती है तो उसमें भी वापस सेंसर होना चाहिए, और रिवाइजिंग कमेटी को भी उसको उसी तरह से वो नज़रिए से देखना चाहिए कि हम कहाँ कट्स हमने ज़्यादा दिए, और अगर वो कट्स ना दे तो चलेगा कि नहीं। बस ये जिस दिन समझ गए उस दिन फिर कोई CBFC को कोई चिंता ही नहीं है। फिर खास करके कास्टिज्म से संबंधित और जो असमानता की जो भारत देश में जो सब्जेक्ट पे जो मूवी बनाई जाती है उस पर खास करके सेंसर की कैंची लगती है। क्या कास्टिज्म को अलाउ करते हैं? क्या कास्टिज्म तो यहाँ तक कि फिल्म इंडस्ट्री तो नहीं मानती है, फिल्म इंडस्ट्री जाने कास्टिज्म को नहीं करती है। ऐसे मुद्दों पे जो सवाल पे फिल्में बनती हैं उस पर खास करके कैंची क्यों लगती है? सर, कुछ इन्फ्लुएंस पीपल, कुछ VIP एंड कुछ मिनिस्टर्स वो चीज़ पे CBFC को बोलते हैं ये जरा निकाल देना, हमारे इलेक्शन आ रहे हैं उसके अंदर ठीक नहीं। और वो सब चीज़ एक्चुअली CBFC को माननी ना चाहिए। हद वैद क्या होगा, आपको मेंबरशिप से निकाल दिया जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। निकाल दिया जाएगा तो और आपकी इज्जत होगी, मैं ये मानता हूँ। बाकी ऊपर वाले की मर्जी। हालांकि हम भारत को विश्व गुरु बनाने की दृष्टिकोण से भारत को देखते हैं, लेकिन भारत को एक समानता के दृष्टिकोण से बनाने के लिए पॉलिटिशियन, दिल और मीडिया तीनों कहीं न कहीं से सक्षम नजर आ रही है। इसके बारे में कुछ कहना चाहिए? सर, असक्षम नज़र आने की वजह एक ही है, उनको डर है कि दुश्मनी किसी से कर ली, सेंसर बोर्ड ने पिक्चर को रोक दी, पिक्चर को लेट कर दी तो हमारा क्या होगा। ये सब डर होता है और इसी वजह से तकलीफ होती है, और कोई बात नहीं। हालांकि आज विश्व के पटल में और भी देश है, लंदन, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस की बात करते हैं, वहाँ कास्टिज्म को अगर देखा जाए तो लो है, 0 है। लेकिन भारत देश में कहीं न कहीं से कास्टिज्म क्या लगता है कि हर दृष्टिकोण से कुछ परिणाम दे रहा है भारत देश में? सर, डेमोक्रेटिक कंट्री है। 2024 आपको मालूम है बहुत इम्पोर्टेंट इलेक्शंस आ रहे हैं, और विधानसभा के इलेक्शंस तो अभी 2-4 वीक में ही है। ये सब नज़र में आते हुए उनके ऊपर दबाव डाला जाता है, ये सीट काटना, ये सीट नहीं काटना, जो मेरे हिसाब से कभी होना ही नहीं चाहिए। लेकिन दबाव CBFC के होना चाहिए कि भाई ये सीट पब्लिक के लिए हानिपूर्वक है, कि जनता देखेगी तो इसमें मुसीबत आएगी, वो सीट काट देना चाहिए, फिर किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। और जो सीट रखना है, सब लोग क्रिटिसाइज करते हैं ये सीट नहीं रख सके, उसको अगर CBFC रखना चाहती है तो उसको रखना चाहिए। सर, चलते चलते सूरत और पूरे देश को एक अपने तरीके से संदेश दे दीजिए, लोगों में भाईचारा, अमन और चैन की शांति, क्योंकि आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, यहाँ भेदभाव नहीं होती है, कास्टिज्म नहीं होती है, तो इस हिसाब से आप एक मैसेज हमारे सर, ये मैसेज कास्टिज्म पे जो भी है, खास करके हमारी गुजराती फिल्म से, आप देखिए गुजराती फिल्म में ये सब लफड़े नहीं होते हैं, पास भी जल्दी हो जाती है।
अब ऐसे हैं कुछ प्रोड्यूसर जिनको आइटम सॉन्ग डालना ही डालना है अपनी पिक्चर की वैल्यू बढ़ाने को, और मालूम है आइटम सॉन्ग में क्या होता है, आपको मालूम है। अब CBFC को वहाँ फ़ौरन कैची चलानी चाहिए। अब पिया तू अब तो आजा, कहाँ कैची चली, नहीं चली, तो फिर समझने वाली बात है ये। फिर CBFC तो स्ट्रॉन्ग हो तो सब कुछ हो सकता है, वो किसी की बात में आए तो फिर अफसोस की बात है। थैंक यू सर। यहाँ पे आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सूरत में अभी कुछ दिन पहले ही आया था, मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ का, बहुत सुंदर बन गया है सूरत। मैं बहुत पहले आया था जब मैंने जया बच्चन जी के साथ नाटक किया था, और बीच में एक बार और आया था एक दोस्त की शादी में। बस उसमें और आज में इतना फ़र्क है कि ऐसा लगता है कि क्या बात है, कहाँ गए। जिस तरीके से जो पापा वो जो रिलीज की गई जी। जो 3 अक्टूबर को वो जी। पापा जो एल्बम रिलीज की, उसके बारे में आप क्या कहें? बहुत सुंदर एल्बम है, बहुत ही अच्छा। अरुण जी ने कमाल की कोशिश की है, अरुण जी ने गाया बहुत अच्छा है, लिखा बहुत अच्छा है, प्रोड्यूस बहुत अच्छा किया है, डायरेक्ट बहुत अच्छा किया है। बस से आज आपको आना हुआ सूरत में। यही ओ पापा जो अरुण जी ने इतना अच्छा प्रयास किया है, उसके लिए मैं, क्योंकि वो अकेले इतनी ज़्यादा बड़ी कोशिश कर रहे हैं, वो राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, कंपोज भी किया है, गाया भी है, तो वो जो उनका साथ देने के लिए जैसे उन्होंने खुद का अपने आप को वो पकड़ा, और जो एक बड़ा अच्छा मैसेज जो वो समाज को दे रहे हैं, तो उसमें मुझे भी लगा कि मुझे भी उनके साथ, उन्होंने मुझसे पूछा और मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं पहुंच गया यहाँ। जी, और जिस तरीके से सर आप गदर 2 में आपका रोल रहा, हालांकि पहले रोल में अमरीश पुरी थे जी। तो उनको भी विपक्ष ही कहा जा सकता है, तो आप किस तरीके से उसको देखते हैं? विपक्ष तो विपक्ष ही होता है। हालांकि वो उसमें सकीना के फादर थे, उसमें फिर भी वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो जा रहे थे, बट ये आदमी तो कहीं पॉजिटिव होने के चांसेस भी नहीं थे, इसलिए इसका हश्र भी वैसा ही हुआ। तो विपक्ष अगर पॉजिटिव हो जाए जहाँ तक वो ठीक है, जहाँ ऐसे लगे कि वो नहीं हो रहा तो फिर उसे ख़त्म होना पड़ता है। जी सर, पिक्चर के बाद जो रिलीजिंग हुई सब लोग ने देखा भी, तो उसको किस तरीके से आपको आपकी भूमिका जो देखी गई अमरीश पुरी के रूम में, तो कैसा रहा? लोगों के आपके पास उसी प्रतिक्रिया क्या मिली? बहुत ही कमाल का एक आशीर्वाद मिला। मैं ये कहूँ कि मुझे बहुत सारा ऐसे कमेंट्स मिले कि एक विलन को प्यार करना एक बड़ी अजीब सी बात थी, कि उनका जो एक सेंटेंस था, दे रियली लव टू हेट मी, ये बड़ा अच्छा एक सेंटेंस है एक विलन के लिए, कि वो एक विलन तो देख रहे हैं लेकिन उसे प्यार भी कर रहे हैं, उसे नफ़रत भी कर रहे हैं, नफ़रत करते हुए प्यार कर रहे हैं। ये एक कमाल का एक कमाल की चीज़ थी मेरे लिए। सूरत वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? थैंक यू सो मच, सबका बहुत आपका प्यार मिला है, और आगे भी यही चाहूँगा कि ऐसे ही आशीर्वाद प्यार हमेशा मुझ पर बना रहे। सनी देओल के बारे में बताइए आपके साथ। वो तो सर वो तो कमाल ही हैं, आप पता ही है, तो वो इतने सॉफ्ट स्पोकन हैं, इतने मतलब, और उसके बाद जब वो कैमरा ऑन होता है तो वो एक सीखने वाली चीज़ें हैं कि आप कैसे एक उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। मैं फिर से देख रहा था, अभी ZEE5 पर फिल्म आ गई है, आप जब भी चाहें उसे देख सकते हैं। तो कितनी सारी चीज़ें आपको एक साथ सीखने को मिलती हैं, वो कैसे एक प्ले कर रहे हैं, कहाँ वो इमोशनल हैं, कहाँ वो हंस खेल रहे हैं, कहाँ वो लोगों से मस्ती कर रहे हैं, कहाँ वो विलन की बैंड बजा रहे हैं। तो मतलब एक ही इंसान में एक ही सारे शेड होने, एक साथ होने, कमाल है, उनसे सीखता है आदमी। जो जिस तरीके से आपका एक सीरियल चला था चाणक्य में, जी, तो उसमें इससे आपको कितनी बड़ी वरीयता मिली? बहुत ज़्यादा। वो तो आप हमेशा सीखते रहते हैं, मैं आज भी सीखता रहता हूँ, आज भी मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी बातों को मानूँ, उनकी बातों पर चलूँ, क्योंकि जो सीख मिलती है, जो आज मैं तो मनीष वाधवा हूँ, मैं नहीं, पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड उन चीज़ों को मानता है कि कैसे हम उन बातों पर आगे चलकर बढ़ सकते हैं। गदर 2 का कोई डायलॉग अगर आपको अब तो मैंने कहा ना कि गदर 2 का डायलॉग तो आप कभी भी ZEE5 पर सुन सकते हैं। वैसे आज के लिए बड़ा अच्छा मौका बनता है, मौके वाला, कि बड़े मौके पर आइए ओ पापा, आइए चलकर देखते हैं। सर आप कलाकार हैं और कलाकार की हिस्से से नेगेटिव पॉजिटिव तो कुछ मायने रखता है, लेकिन पॉजिटिव रोल में कब आ रहे दिखते हैं आप? मुझे पता नहीं है सर, मैं पॉजिटिव भी कर चुका हूँ ईश्वर के आशीर्वाद से, चाहे वो सीरियल रहे चाणक्य, पॉजिटिव ही था, माकुम भी था, टाइम मशीन, तो ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि कलाकार को दोनों तरफ से सारी चीज़ें और छोड़ देना चाहिए ईश्वर पर, लोगों पर, कि वो मुझे किस तरह से देखना चाहते हैं। जी, फिल्म और मीडिया समाज का आईना होता है, और इस समाज के आईने में अपने प्रतिभागों को, हम अपने विचारों को और समाज में बनते हुए किसी भी बात को हम जनता के बीच में लाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, हमारे बीच मौजूद है आज एक एल्बम की ओ पापा के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हमारे बीच है, तो जानने की कोशिश करेंगे कि आज इस एल्बम के पीछे की क्या
कहानी है। सूरत भूमि में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना नाम और परिचय। धन्यवाद। अरुण कुमार निकम। अरुण जी, आज ये आपने एक एल्बम लॉन्च किया है, इसके पीछे की क्या आपकी कहानी है, उसको जरा आप बताइए। बस सर जी, मेरी कहानी ये है, एक अनाथ बेटियों की कहानी है जी। कि अनाथ बेटियों को माँ बाप का प्यार मिले, ये मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है। जी, ऐसा सुनने में आ रहा है और कहा जा रहा है कि आप पेशे से सब्जी बेचने वाले थे, सब्जी बेचते मैं थे बेचता था, और बेचता जीरो हूँ। से आप हीरो का सफर जो आप तय किए हैं, इसके पीछे पे क्या कितनी परेशानियां नहीं हुई सर, होंगी? परेशानियाँ बहुत हुई, लेकिन बोलते हैं ना कि ऊपर वाला एक दिन देखता है, वो रास्ते खोलता है, और ऊपर वाले की कृपा से सारे रास्ते खुल गए और आगे बढ़ रहा सर आप लोगों का प्यार। रास्ते खुल गए, आप बहुत लकी हैं। इसके पीछे आपने मेहनत आपके बहुत पीछे बहुत छुपी हुई है, बहुत जुड़ी हुई है। जी। लेकिन आपको सबसे पहली बात, आपके पीछे जो बैकिंग पावर होता है, गॉड फादर का, जो प्लेटफार्म को लाने के लिए, आपको आगे लाने के लिए ऐसे कौन से लोग मिले जिनसे आप आगे बढ़े? मिस्टर नशरत भाई देसाई, भावनाबेन पटेल, अशोक हाड़िया, सुभाष डावर साहब, मनोज देसाई साहब, बहुत सारे लोग हैं सर, मतलब नंदकिशोर अग्रवाल साहब। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? मैं 7 क्लास तक पढ़ा हूँ सर। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। आपने कम से कम पढ़ाई की, लेकिन आपकी प्रतिभाएं, आपकी भावनाएं और आपकी रचना जो इतनी वाकई काबिल हो रही है, इसके पीछे क्या रहस्य मानते हैं, क्या रहस्य बता रहे हैं आप? सर मैं रहस्य यही बताता हूँ कि इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, एक ना एक दिन तो मेहनत रंग लाती है। रंग लाती है। क्या है इसकी स्टोरी और क्या गाने की जरा सॉन्ग्स आप सुना पाएंगे क्या हमें? गाने का समय, तेरा मेरा रिश्ता है क्या, मुझको नहीं है पता, तूने कहा मुझको पापा, हैरान मैं रह गया। इससे काफ़ी लोग बच्चियों को मैसेज मिलेगा और काफ़ी लोगों को ऐसा भी कहने को मिल रहा है कि अडॉप्ट किए हुए जो आश्रम बंद हो जाएंगे, क्या कहेंगे आप? सर आश्रम मैं चाहता हूँ कि वाकई में बंद हो जाए, ताकि वो अनाथ बेटियों को जो है वो मिले सर, प्यार मिले, बस यही मैं चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, तो यानी कि आपकी शुभकामना ये रहेगी कि हम बच्चियों को अडॉप्ट Adopt करेंगे, करें, बिल्कुल adopt आश्रम करें। बंद हो तो बंद हो, उससे क्या लेना देना? बिल्कुल, हाँ बस। जो अनाथ बच्चे हैं उनको बहुत बहुत प्यार तो मिले, उस बहाने आश्रम बंद हो जाएंगे तो हम सब अडॉप्ट भी करेंगे और बच्चे को अपने साथ, अपने बच्चे को जैसे परवरिश देते, बस मैं चाहूंगी कि वैसे हमारे रखें। नंदू जी जो है इसके बारे में पूरा डिटेल बताएंगे। नंदू जी आपने आइए। इसमें क्या ओ पापा में क्या जी आपका है? मैंने ये छोटी बच्ची की मॉम का रोल किया है मैंने, जी, जी। और जो मम्मी का रोल किया है इस बच्ची के लिए मैंने। और मैं ये सॉन्ग के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी, ये सॉन्ग को ये जो सूरत के बड़े बड़े दिग्गज भी सपोर्ट कर रहे हैं, और ये सॉन्ग को सपोर्ट करने के लिए मनीष वाधवा जैसे लोग आए हुए हैं, और मनोज देसाई सर जो गेटी गैलेक्सी मराठा मंदिर के जो बहुत बड़े वो हैं सर। मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा दिल को टच करने वाली है, तो प्लीज़ मैं सारे ऑडियंस से ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें प्लीज़। थैंक यू सो बच्चियों मच। और लड़कियों की हम बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, तो भारत देश में अनेक ऐसे और भी कॉन्सेप्ट हैं, उसके पीछे क्या वर्क करेंगे आप लोग? जी ज़रूर करेंगे। ये अनाथ बच्चियों को लेकर ये जो मुहिम छेड़े हुए हैं ना अभी अरुण सर, तो मैं चाहूँगी काफ़ी सपोर्ट करें और ये अनाथ बच्चियों का नामो निशान ही मिट जाए। और मैं तो बोलती हूँ सबके दिल में ऐसे प्यार आ जाए। बच्चियाँ बहुत मासूम होती है और बहुत उनके मतलब उनके आँखों में वो दर्द, वो प्यार, वो लोगों में भावना अच्छी आए हाँ। और लोग अडॉप्ट करें। जी उनको अडॉप्ट करे और रखे। जिस तरह से अपने बच्चे को पालते हैं वो अपने बच्चे ही हैं, बच्चे वो समझ बहुत करके भी पालें, ठीक? हाँ, बच्चे समझ के नहीं, वो अपने बच्चे ही है, बस नजरिया होना चाहिए इंसान को समझने का, उस मासूमियत को, उनके आंखों के दर्द को समझने का। थैंक यू। यहाँ पर देखा आपने कि बच्चियों के ऊपर बनी यो पापा एल्बम, जो आज हमारे बीच इसके कलाकार रहे, इसी खास कड़ी में हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अग्रवाल जी, नंदकिशोर अग्रवाल जी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस एल्बम के पीछे क्या उनका रोल है। नंदकिशोर जी, सूरत भूमि में आपका हार्दिक स्वागत है। जो आज आपने इस एल्बम को लॉन्च किए हैं आप लोग, इसके पीछे आपका क्या महत्वपूर्ण रोल है? थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपने इसका कवरेज लिया, हमारे को अच्छा लगा। मैं नंदकिशोर अग्रवाल, मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ और मेरा खुद का भी प्रोडक्शन हाउस है, प्रगति पिक्चर प्रोडक्शन। मैं भी
फिल्में गाने बनाता भी हूँ और एक्टिंग भी करता हूँ। अरुण जी मेरे दोस्त ये कॉन्सेप्ट लेके आए, भाई ये बेटियां के ऊपर हम सॉन्ग बनाना चाहते हैं। बेटियां जो आज अनाथ बेटियां रास्ते में फेंक दी जाती है, उनका कोई माँ बाप नहीं होता है, उसका कोई भविष्य नहीं है, ऐसे करके अपने को उनको ऊपर एक गाना बनाना चाहिए। मेरे को एक गाना, इसका जो टाइटल है वो बहुत अच्छा लगा, मेरे दिल को छू गया। और अरुण जी के अंदर एक गाना बनाने की, गाने को पिक्चराइज करने की, गाने को पर्दे पे उतारने की कला है, वो कला मैं जानता हूँ, बखूबी जानता हूँ। और मैंने अरुण जी को तुरंत इसमें हाँ भर दी। और अरुण जी कोई बात नहीं, मैं आपके साथ में हूँ, आपको जो भी चाहिए मेरे से सहयोग, मैं आपके साथ में हूँ, अपन मिलकर इस गाने को बनाएंगे। और इस गाने के अंदर खास बात यह है कि इस गाने के अंदर एक हमारे देश के बड़ा प्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक मुहिम है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ। ऐसा जो मोदी जी का मुहिम है, उस मुहिम के तहत आज इस गाने के अंदर एक बेटी को सबसे पहले बचाया गया है। जो एक अनाथ बेटी को रास्ते में फेंक दिया गया था, उस अनाथ बेटी को बचाया गया है। उसको बचाने के बाद उसको पढ़ाया गया है, उसमें संस्कार दिए गए हैं और उसको कामयाब किया गया है। ऐसा हम इस गाने के हिसाब से लोगों को ये प्रेरणा देते हैं और लोगों से निवेदन करते हैं कि कोई भी आपके आजू बाजू इर्द गिर्द कोई भी किसी भी आपको लगे कि कोई अनाथ बच्ची या बच्चा जो भी आपको नज़र आए, आपको उसको अडॉप्ट करना चाहिए। आप उसको एक अपना खुद का बच्चे की तरह पालन पोषण और संस्कार देना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए, ताकि वो भी बच्चा बच्ची अपने देश के कुछ काम आवे, देश का अपना नाम रोशन करे। आज एक बेटी, हमारे देश की माननीय राष्ट्रपति जी भी एक बेटी है, मुर्मू जी। हमारे देश के अंदर बहुत सारी एथलीट्स है जो बेटी हमारे देश का नाम रोशन कर रही है। देश राजनीति में हमारी कई बेटियां हैं जो हमारे देश का नाम रोशन कर रही है और अपने क्षेत्र में आगे नाम कर रही है। आज कई वैज्ञानिक है, कई डॉक्टर है, कई और बहुत सारे पदों पर। आज पायलट देखिए हमारी बेटियां हैं, नासा के अंदर देखिए हमारी बेटियां हैं। ऐसे बहुत सारी बेटियां देश के नाम रोशन कर रही है। इसलिए हमने इस गाने के द्वारा पब्लिक को, देश को ये एक संदेश दिया है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और अनाथ बेटी तो रहनी ही नहीं चाहिए और उसको आगे बढ़ाओ। अग्रवाल जी, आपने ये बहुत अच्छा शुभ संदेश देना चाहा है समाज में, लेकिन हम यहाँ एक बात जमीनी स्तर पर करना चाहेंगे कि ये बहुत अच्छी पहल है आपकी, चाहे किसी भी जरिए आपने समाज में इस चीज़ को लेके आए। लेकिन सरकारों की हम बात करेंगे, आज़ादी के कितने साल हो गए, लेकिन काफ़ी हद तक अभी भी देखा जाता है कि बेटियों के साथ में अत्याचार होते हैं और कई भी। तो उसके लिए सरकारों को भी क्या पहल करनी चाहिए? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि आज देश की आज़ादी को इतने साल हो गए हैं, लेकिन हमारी बेटियों के साथ जो न्याय होना चाहिए था वो न्याय नहीं हुआ है। लेकिन काफ़ी हद तक हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस तरफ बहुत ध्यान आकर्षित किया है। और आज पहले देखिए आप, कई सालों में हमारे देश की बेटियां कोई भी खेल में, कोई भी प्रोग्राम में आगे हिस्सा नहीं लेती थी। मोदी जी की सरकार आने के बाद मोदी जी ने बेटियों को बढ़ाने का, बेटियों को पढ़ाने का, बेटियों को आगे बढ़ाने का बहुत एक बीड़ा उठाया और बहुत प्रोत्साहन दिया। उसके बाद में आज हमारे देश की बेटियां कई क्षेत्रों में नाम कर रही है। और जो भी आज जहां भी जिस पद पे बैठा हुआ है, मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश की बेटियों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए और आज बेटों के बराबर बेटियों को भी उसकी हिस्सेदारी बना करके और बेटियों को भी आगे बढ़ाने की मुहिम में साथ दे करके और बेटियों को भी आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा मेरा सबसे निवेदन और आग्रह है। और भी कोई रचना मिले जो बेटियों से जुड़ी हुई है, अत्याचार से जुड़ी हुई, चाहे उनके विकास के लिए बात की जाए, तो कोई रचना है तो आप उसके वर्क करेंगे? ज़रूर करेंगे, हम कोशिश हमारी चालू है। जैसे एक प्रोजेक्ट हमारा पूरा होता है, दूसरा प्रोजेक्ट हमारे को ध्यान में आता है कि यह प्रोजेक्ट, इसके कुछ पहले हमने एक बेटियां सॉन्ग बनाया था। हमारे सूरत में एक बहुत बड़े दानवीर भामाशाह है श्री महेश भाई सवाणी, जो हज़ारों लड़कियों का, अनाथ बच्चियों का शादी करवाते हैं। एक पालक पिता की तरह उनको पाल पोस के बड़ा करते हैं और उनको शादियां करवाते हैं। ऐसे हमारी भी एक ये छोटी सी कोशिश है कि हम भी कोई भी बेटियों के प्रति हमारे पास कोई भी यदि अच्छा ऐसा विषय आया, उस विषय पर हम जरूर काम करेंगे और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि देश में इस तरह की कोई मुहिम चले, इससे बेटियों का भला हो और बेटियां अपने क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करे। ऐसा हमारी पूरी कोशिश रहेगी। यहाँ पर आपने देखा और जाना कि बेटियाँ यानी नारी शक्ति ही पूरे ब्रह्मांड की रचयिता है और उद्धारक भी है। लेकिन कहीं न कहीं से कोई न कोई वजह हो, हम वजह का तो जायज़ा नहीं लेंगे, वजह का हम बात नहीं करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं से समस्याएं और परेशानियां उनके ऊपर भी है। तो इसके ऊपर जनता, समाज से लेकर के सरकारों तक की पूरी जिम्मेदारी होती है। मैं राम भूमि।